स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ मेथड के बारे में। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि सोर्स मेथड के अंतर्गत जो है वो कितने टाइप्स में इसे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स यानी वर्गीकरण कितने भागों में इसे किया गया है। सोर्स को हम कितने भागों में अपनी सुविधा अनुसार बांटते हैं। तो जैसा कि हमने चर्चा की है कि अपनी सुविधा अनुसार हम सोर्स को 3 भागों में बांटते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, मौखिक परंपराएं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है हम लोगों ने कल चर्चा ये किए थे कि स्मारक संबंधी, अभिलेख संबंधी, मुद्रा संबंधी ये सारी जो स्रोत हमें, इन सब से जो हमें स्रोत मिलती है उनसे जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उनको देख करके, उनके बारे में जान करके, तो उसको हम लोग इस तरह से कैटेगराइज किए हैं। तो आज हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत क्या है। साहित्य मने कहने का मतलब है कि देखने नाम से ही पता चलता है कि वो लिखित रूप में होगा। तो साहित्य स्रोत के अंतर्गत हमारा आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जैसे हम ले सकते हैं रामायण और महाभारत की। हम चर्चा करते थे कि इस तरह से रामायण में जो है राम थे, सीता थी, उन सब की अपनी अपनी मर्यादा थी, अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने किस प्रकार शासन व्यवस्था, कैसे वनवास किया, इस सब के बारे में जो है हम कहानी के माध्यम से, टीवी में जो है वो सीरियल और फिल्म के माध्यम से जानते हैं। लेकिन ये हमें कहाँ से मिला, इसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई? तो जानकारी जो है वो रामायण जो है उनसे हमें ये प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? रामायण एक लिखित रूप में है, महाभारत एक लिखित रूप में है। तो ये है हमारा साहित्यिक स्रोत, यानी धार्मिक संबंधी जो साहित्य है उसके अंतर्गत हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसमें पहला पॉइंट आपका बनता है धार्मिक साहित्य, दूसरा बनता है निजी साहित्य। निजी साहित्य माने कि कोई कवि जो है वो खुद किसी चीज़ को लिख करके काव्य की रचना किए हो, पुस्तक की रचना किए हो, तो उनको जो है निजी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण में जैसे हम कालिदास की शकुंतला की बात देते हैं, या जी के क्वेश्चन में आता है कि शकुंतला किसकी रचना है। फिर हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो ये किसने लिखा? तो प्रश्नल जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखा गया है, तो उन सब के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे किसी न किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा होता है, उसे हम निजी साहित्य का नाम देते हैं। फिर आपका आता है सार्वजनिक साहित्य। सार्वजनिक साहित्य में क्या आता है? सार्वजनिक साहित्य में जो है जो राजा के द्वारा पहले फरमान जारी किया गया था। हम जानते हैं जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो विभिन्न राजाओं के द्वारा जो है वो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो किस तरह से परिवर्तन किया गया, उसके लिए क्या फरमान जारी किया गया था, पत्र जारी किया गया था, ताम्रपत्र जारी किया गया था, उसके माध्यम से जो है हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये हो गया आपका सार्वजनिक साहित्य के अंतर्गत। फिर हम आते हैं विदेशी प्रमाण। विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विदेशी प्रमाण में हमारा क्या आता है? विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, जैसे बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो चीन के हो, तुर्किस्तान के हो, या फिर अदर किसी कंट्री को हो। उदाहरण स्वरूप हम अलबरूनी, फहियान, मेगास्थनीज इत्यादि का नाम जो है वो हम लेते हैं कि ये सब क्या थे, ये विदेश से हमारे यहाँ आए थे भ्रमण करने के लिए। तो इन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में जो है अपना विचार लिखा है कि यहाँ घूमने के बाद जो उन्होंने महसूस किया उसको उन्होंने विवरण करते हुए अपनी एक अलग साहित्य लिखी, अपनी एक अलग पुस्तक लिखी, जिसमें जो है वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की विभिन्न प्रकार के रहन सहन के बारे में चर्चा हम लोगों को उसमें देखने को मिलती है और उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये है हमारा विदेशी प्रमाण, जिसके अंतर्गत जो है हम विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मौखिक परंपराएं। मौखिक परंपराएं के बारे में आप लोगों को जो है वो पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि आपको स्टोरी टेलिंग मेथड में, स्टोरी टेलिंग मेथड के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि मौखिक कहानी, कविता के माध्यम से जो है वो किस प्रकार से हम बच्चों में ज्ञान दे सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी पद्धति है इतिहास मेथड के लिए। तो इसमें जो है हम इतिहास की जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि राजस्थान का अगर इतिहास का अगर वर्णन हमें करना है या जानना है उसके बारे में, तो मुख्य रूप से मौखिक कथाएं पर ही आधारित है।
आप तीजन बाई का नाम सुने होंगे। उन्होंने जो है वो अपनी गायिका के माध्यम, गाना के माध्यम से, अपनी श्लोक के माध्यम से जो है वो राजस्थान की जीवन शैलियों का बहुत अच्छा से वर्णन करती हैं। साथ ही साथ जो है स्थानीय इतिहास के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। अगर पर्टिकुलर हम किसी स्थानीय क्षेत्र के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करते हैं तो वहाँ की जो परंपराएं हैं वो मौखिक रूप से जो है वो सदियों से चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान जो है हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। तो इस तरह से मौखिक परंपराएं के आधार पर भी बहुत सारी जानकारियाँ, हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी जो है हमारा एक स्रोत है ज्ञान को प्रदान करने में, बच्चों के बीच में ज्ञान को बांटने में। तो इस प्रकार से जो है स्रोत पद्धति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पे ये इतिहास मेथड के लिए काफ़ी उपयोगी है कि इतिहास में जो है जब हम विज़िट भी करते हैं तो हम पर्टिकुलर उस स्थान पे जा कर के, मान लीजिए किसी राजा महाराजा के मकबरा के बारे में जानना है, उनके शासनकाल के बारे में जानना है, तो उस जगह में जा कर के हम वहाँ उनकी भवनों को देखते हैं, उनके द्वारा बनाए गए मकबरा को देखते हैं, मस्जिद को देखते हैं, मंदिर को देखते हैं और उसके आधार पर हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, महत्वपूर्ण पद्धति है इतिहास शिक्षण के लिए। तो आज के क्लास में यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। स्रोत पद्धति के क्या है, स्रोत पद्धति कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, स्रोत के माध्यम से हमारा स्रोत क्या क्या हो सकता है, ये हमारी सुविधा के अनुसार है। अन्यथा हम लोग स्रोत को जो है वो बांध के नहीं रह सकते, हमें कहीं से भी किसी भी प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।